गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास है जिसमें हम बॉटनी सब्जेक्ट में पेपर नंबर सेकंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमारी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा था। हर्शे और चेज ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था। हर्शे एवं चेज इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। इन्होंने कहा था डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या था कि हम ये कहते थे कि कैमरक में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम हैं, सटन के अनुसार सटन ने क्या कहा था कि क्रोमोसोम हैं जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये दोनों पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन हर्शे और चेज ने ये कहा कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ करने की कोशिश की अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो कल हमने बताया था कि हर्शे और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये उन्होंने कंफर्म किया। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या था कि जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को खाता है, इसलिए बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ये इसके अंदर ये कैप्सिड या कैप्सोमियर जो कि प्रोटीन की लेयर होती है, ये प्रोटीन और ये डीएनए। ठीक है, प्रोटीन के अंदर सल्फर पाई जाती है, अतः इसने S35 आइसोटोप यूज किया, और डीएनए के अंदर फॉस्फोरस पाई जाती है, तो P32 इन्होंने आइसोटोप डीएनए के लिए यूज किया। अब इन्होंने इनको जैसे P32 एक मीडिया लिया, संवर्धन माध्यम लिया, जिसमें इन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया। तो बैक्टीरियोफेज के जहाँ जहाँ डीएनए होता है वहाँ पर डीएनए में P32 इन्वॉल्व हो गया, इंसर्ट हो गया, क्योंकि उसको P32 मिला। और दूसरे बैक्टीरियोफेज को S संवर्धन माध्यम पर रखा है, S35 संवर्धन माध्यम पर रखा, तो वो बैक्टीरियोफेज प्रोटीन वाला जिसमें कि S35 पाई गई और यहाँ पर P32 पाया गया। तो इस तरह के दो बैक्टीरियोफेज बना लिए इन्होंने अलग अलग कल्चर करने के बाद में। यहाँ पर ये मान लो कि ये यहाँ पर P32 वन बैक्टीरियोफेज है, और दूसरा संवर्धन माध्यम था जिसमें प्रोटीन में S35 है। इस तरह से हर्शे और चेज ने क्या किया कि यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफेज है P32 वाला, उसको इन्फेक्शन कराया, इकोलाई को इन्फेक्शन कराया। इकोलाई के इन्फेक्शन के बाद में जब उसमें बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बने, तो उसने देखा कि उसमें P32 पाया गया, लेकिन यदि उसने S35 वाले बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन कराया इकोलाई के अंदर, तो उसने देखा कि उसकी जो संतति थी, बैक्टीरियोफेज की संतति थी, उसमें S35 नहीं पाया। इसके बेस में उसने कहा कि इसका मतलब P32 ही है, जो कि एक संतति से दूसरी संतति में जाता है, एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। तो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है जो आनुवांशिक पदार्थ होता है और लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कि ये इसके स्ट्रक्चर डीएनए होता क्या है एक्चुअली। तो डीएनए होता क्या है उसमें हमने देखा था कि इसमें डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। दूसरा इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस। और तीसरा इसमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो ये तीन हैं जो डीएनए को बनाते हैं, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन मिलके और एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इन तीनों को यदि सिंगल फॉर्म में मिले तो इनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलके और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है और दो चेन आपस में एक दूसरे पर लिपटी हुई पाई जाती हैं हेलिकल फॉर्म में, कुंडलित फॉर्म में। तो ये द्विकुंडलित संरचना डीएनए की बनती है, जो हमने कल देखा था, जिसमें कि चारगाफ ने नियम दिया। चारगाफ ने क्या कहा कल? इसमें कहा उसने कि ए हमेशा टी के बराबर होता है, सी हमेशा जी के बराबर होता है, ऐसा ही कहा था। और यदि हम देखें तो ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी, इसका मतलब प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन। प्यूरिन जो नाइट्रोजन क्षार के एक फैमिली है, वो पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षार की दूसरी फैमिली उसके बराबर होती है। तो चारगाफ का नियम ये सिद्ध करता है कि डीएनए के अंदर एडेनिन की बराबर थाइमिन होती है और साइटोसिन के बराबर गुआनिन होती है। तो यह यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमने इतना सब कर लिया था, चारगाफ का नियम देख लिया था, तो ये सारे कंक्लूजन करने के बाद में वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डीएनए मॉडल दिया। वो आज हम देखते हैं कि डीएनए का वॉटसन क्रिक मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन क्रिक ने 1953 में ये एक मॉडल दिया डीएनए का, जिसमें उसने कहा कि डीएनए एक तो द्विकुंडलित संरचना होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है। इसमें लिख देंगे हम डीएनए इज ए द्विकुंडलित संरचना बाई हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक दूसरे के विपरीत पाई जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत पाई जाती हैं। ठीक है, पहला है द्विकुंडलित संरचना, दो कुंडली एक दूसरे के ऊपर पाई जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत। कैसे? जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 प्राइम से, ये 3 प्राइम, तो इसी तरह से दूसरी उसके सामने वाली 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गई। 5 प्राइम हम किसको कहते हैं? 5 प्राइम हम उसको कहते हैं जहाँ पर कि राइबोस शुगर है, उसके CH2OH के आगे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ फॉस्फेट ग्रुप होता है 3 और यहाँ पर राइबोस शुगर के यहाँ पर OH ग्रुप 3 होता है। तो यहाँ पर 5 प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, 3 प्राइम पर OH ग्रुप पाया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर 3 प्राइम है तो यहाँ पर OH ग्रुप पाया जाएगा और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा। अतः ये एक श्रृंखला 5 प्राइम और 3 प्राइम चलती है। उसी के पैरेलल जो अपोजिट एंटी पैरेलल होती है वो OH से फॉस्फेट तक, ये एंटी पैरेलल अपोजिट होती है, तो इसलिए एक दूसरे के विपरीत पाई जाती हैं। उसके बाद में वॉटसन क्रिक मॉडल के अनुसार इसकी जो चौड़ाई है वो 20 एंगस्ट्रम होती है। कुंडली की संरचना की चौड़ाई है, हम चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई है वो 20 एंगस्ट्रम होती है। यहाँ पर विड्थ ऑफ डीएनए 20 एंगस्ट्रम, डीएनए की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रम होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस एक हेलिकल की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, तो हेलिकल लेंथ इज 34 एंगस्ट्रम, इसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। इसके अंदर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 नाइट्रोजन क्षार के जोड़े पाए जाते हैं। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इसमें 10 नाइट्रोजन क्षार के जोड़े पाए जाते हैं। 10 नाइट्रोजन
बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो एक हेलिकल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम हो गई। इस एक हेलिकल के अंदर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। 10 बेस पेयर पाए जाते हैं तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? हम दो के बीच की डिस्टेंस देखें तो कितनी हो गई? 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि 3.4 होगी 10 के बीच में होगी 34 हो जाएगी टोटल। तो विदिन बेस पेयर डिस्टेंस within base pair distance is 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होती है दो बेस पेयर के बीच में। इस हेलिकल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट, इसमें ये कहता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ए टी के साथ बॉन्ड बनाता है दो हाइड्रोजन बंध के साथ में, ये बेस पेयर है, इसका मतलब ए टी के साथ में और सी 3 हाइड्रोजन बंध के साथ में जी के साथ जुड़ा होता है। इसी तरह से यदि यहाँ पर टी है तो वो ए के साथ में 2 और यहाँ पर जी है तो वो सी के साथ में 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंध बनाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए बॉन्ड बनाता है टी के साथ में और सी ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ में जी के साथ में बंध बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार 4 पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, ए टी सी जी, ये 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो ए बंध बनाता है 2 हाइड्रोजन बंध के साथ में टी के और सी में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो जो सी के साथ जी के साथ में बंध बनाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये एक नाइट्रोजन की जो ये डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला वाटसन एंड क्रिक को, क्योंकि इन्होंने जो पिछली जितने भी इसके डीएनए के बारे में एक्सप्लेनेशन थे, जानकारियाँ थी, उनको उन्होंने कलेक्ट किया और अपना एक मॉडल दे दिया। क्योंकि वाटसन एंड क्रिक ने इसका डायरेक्ट कोई रिसर्च नहीं किया था, लेकिन इन्होंने जितनी रिसर्च हुई थी पहले की, जैसे चार्गाफ रूल को इन्होंने जोड़ दिया, सटन वाले रूल को जोड़ दिया, फिर हर्शेस के एक्सपेरिमेंट को जोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट इन्होंने, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट थे, उनको इन्होंने एक जगह किया और कंबाइन करके और एक मॉडल दे दिया। मॉडल में इन्होंने पूरी तरह से डीएनए को एक्सप्लेन किया कि इसकी जो डीएनए की एक हेलिकल की लंबाई है वो 334 एंगस्ट्रॉम होती है। एक हेलिकल के अंदर 10 बेस पेयर नाइट्रोजन क्षार के पाए जाते हैं। 10 बेस पेयर के बीच में जो जगह होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इस तरह से इसकी चौड़ाई है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं कि डीएनए डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, ना, टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं। जो हम डीएनए ए बी सी डी जो भी हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्टली हम 2 प्रकार के डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी बॉडी में पाया जाता है वो डीएनए किस प्रकार का होता है? वैसे डीएनए पाए जाते हैं डीएनए ए डीएनए, बी डीएनए, टी डीएनए, जेड डीएनए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के डीएनए होते हैं। नॉर्मल बॉडी में हमारे जो शरीर में पाया जाता है वो कहलाता है बी डीएनए, और हमारे इस डीएनए की, सब डीएनए की बिल्कुल अपोजिट पाया जाता है वो कहलाता है जेड डीएनए। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। हमने जो वाटसन क्रिक मॉडल देखा वो बी डीएनए के बारे में है। बी डीएनए ही हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, तो हम बी डीएनए एवं जेड डीएनए इन दोनों में तुलना करते हैं। एक तरफ हम लिख लेंगे बी डीएनए
दूसरी तरफ लिख लेंगे हम ZDNA। पहला है इसका लक्षण संरचना। संरचना दोनों की द्विकुंडली संरचना होती है, द्विकुंडली संरचना होती है, इसकी भी द्विकुंडली संरचना होती है। ठीक है। दूसरा है क्षार युग्म। क्षार युग्म, क्षार युग्म में सेम वही है कि ए हमेशा टी के साथ डबल हाइड्रोजन बंध के साथ, LgC ये सेम इसी में भी ऐसे ही पाए जाते हैं। सी ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ में UNN के साथ जुड़ा होता है, तो क्षार युग्म भी समान होते हैं। इसके अलावा द्विकुंडलन की दिशा है ना, कुंडलन की दिशा, कुंडलन की दिशा हम देखें कुंडली किस तरह से होती है ना, हम जैसे इसके ऊपर हेलिकल फॉर्म बनाते हैं, दो धागे हैं और हेलिकल फॉर्म बनाते हैं, तो किधर से हैं, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, इस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये तो है राइट हैंडेड, जबकि ये है लेफ्ट हैंडेड, मतलब दाहिनी ओर वाला दाहिनी ओर घूमने वाला और ये बाईं ओर घूमने वाला। इस तरह से कुंडली की दिशा दोनों में अलग अलग पाई जाती है। इसमें कुंडलिनी रेगुलर पाई जाती है, मतलब एक फिक्स नियमित तौर पर पाई जाती है, रेगुलर नियमित पाई जाती है। इसमें जिगजैग फॉर्म में पाई जाती है, जिगजैग फॉर्म। ठीक है, कुंडलिनी नियमित पाई जाती है और यहाँ पर जिगजैग फॉर्म पाई जाती है। उसके अलावा इस पूरे जो हम यहाँ कह रहे हैं 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, यहाँ पर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो बेस पेयर हैं, बेस पेयर यहाँ पर 10 पाए जाते हैं और जिगजैग फॉर्म में 12 पाए जाते हैं, 12 पाए जाते हैं और डाइमर फॉर्म में पाए जाते हैं, 6 डाइमर। यहाँ पर 5 डाइमर। ठीक है, मतलब जोड़े यहाँ 5 जोड़े 10 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, यहाँ पर 12 नाइट्रोजन क्षार 6 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसकी चौड़ाई होती है जो हम करेंगे 20 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि इसकी चौड़ाई है जो ज़्यादा होती है। इस DNA की चौड़ाई जो हम BDNA की बात करें, विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम, जबकि यहाँ पर हम 22 एंगस्ट्रॉम या मोर देन 20 एंगस्ट्रॉम हम ऐसे कह सकते हैं कि 20 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम ये DNA के बारे में देख रहे थे, टाइप्स ऑफ DNA। टाइप्स ऑफ DNA, टाइप्स ऑफ DNA में DNA A, DNA B, DNA T, DNA Z, ये डिफरेंट टाइप के DNA पाए जाते हैं। इनमें BDNA और ZDNA, BDNA हम इसलिए देखते हैं क्योंकि BDNA नॉर्मल शरीर में पाया जाता है, ZDNA बिल्कुल अपोजिट होता है। इन दोनों के लक्षण यदि हम दोनों के देखें, तुलना करते हैं, तो संरचना द्विकुंडलित पाई जाती है, क्षार युग्म भी समान है, कुंडलिनी की दिशा अलग है, ये राइट हैंडेड है, ये लेफ्ट हैंडेड है। फिर इसमें नियमित कुंडली पाई जाती है, लेकिन इसमें नियमित कुंडली नहीं पाई जाती है क्योंकि इसमें जिगजैग फॉर्म में पाई जाती है। ये यहाँ पर क्या होता है कि ZDNA के अंदर कि जब ये क्षार बनते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस ऐसा नहीं कि ये यहाँ A से यहाँ से जुड़ेगा, ऐसा ये यहाँ पर भी जुड़ सकता है कि ऐसे करके और ये यहाँ T से जुड़ जाए। तो ये जिगजैग फॉर्म होती है कि यहाँ से इस तरह से जुड़े, इस तरह से जुड़े, ये जिगजैग फॉर्म में होता है। तो ये कहीं से भी किधर से भी बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये जिगजैग फॉर्म होती है इसकी ZDNA।
इसके अलावा बेस पेयर हैं वो 10 बेस पेयर पाए जाते हैं और इसमें 12 बेस पेयर पाए जाते हैं। यहाँ पर विड्थ है जो 20 एंगस्ट्रॉम और उसकी 20 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होती है चौड़ाई। तो ये एक नॉर्मल टाइप्स ऑफ डीएनए है जो हमने तुलना की, इन दोनों के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। डीएनए के प्रमुख लक्षण, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए के प्रमुख लक्षण। डीएनए के प्रमुख लक्षण। डीएनए के प्रमुख लक्षण, फर्स्ट है डीएनए केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है, अधिकांशतः केंद्रक में ही पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए सबसे पहला मुख्य लक्षण है डीएनए हमेशा केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए मुख्यतया केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए मुख्यतया केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम कोशिका यूकेरियोटिक सेल में देखें तो डीएनए कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल वो केंद्रक में पाया जाता है। वैसे यूकेरियोटिक सेल में जैसे एनिमल सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए पाया जाता है, जबकि वो सर्कुलर डीएनए होता है। और साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट में भी, प्लांट सेल की क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। लेकिन मुख्यतः जो डीएनए होता है वो हमारे केंद्रक में पाया जाता है, जो सभी कोशिका के सभी कामों को देखता है और उस पर कंट्रोल करता है। सेकंड है डीएनए अणु द्विसूत्रीय तथा कुंडलित होता है, दोनों सूत्र विपरीत दिशा में सर्पिल कुंडलित होते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि जो डीएनए है वो द्विकुंडलित होता है और एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, ये इसका लक्षण है, यह द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित एवं एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। इसके बाद में थर्ड है डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा मिलती है। ये जो हमने इस मॉडल के अंदर पढ़ा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा मिलती है। डीएनए में ATCG 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा मिलती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस हैं वो पाए जाते हैं A, T, C एंड G, ये नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है क्योंकि ये हर्शे और चेज के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। और जैविक क्रियाओं की सूचना डीएनए एक सेल से दूसरी सेल में प्रवाहित करता है। डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। तो ये हम एक मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हम सेकंड एंड थर्ड जो हमारा टॉपिक था उसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा ये मॉडल है, हम दोबारा से इसको एक बार रिवीजन करते हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का ये हेलिकल मॉडल दिया। इस मॉडल को वॉटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो एक तरफ से 5 प्राइम जहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरी तरफ लास्ट में एंड उसका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसे 3 प्राइम कहते हैं। तो ये 5 प्राइम होती है और दूसरी उसका एंड होता है वो 3 प्राइम कहलाता है। तो ऐसे दो कुंडलित संरचनाएं आपस में कुंडलित होकर और हेलिकल फॉर्म बनाती हैं डीएनए की, जिसमें एक दूसरे के वो विपरीत दिशा में लिपटी हुई होती हैं। अब जो ये कुंडली की जो धागेनुमा संरचना बनती है वो न्यूक्लियोटाइड से बनती है। तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षार ATCG एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन पाए जाते हैं। और डीएनए के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है जो इसकी बाहरी सतह पर पाया जाता है, क्योंकि बाहरी सतह पर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कल बताया था मैंने। यहाँ पर जैसे हम देखें कि ये यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर ये बैकबोन है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा की बनी होती है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है।
फिर ये फॉस्फेट ग्रुप है वो दूसरे वाले इससे जुड़ा होता है शुगर से, और यहाँ पर ये जो है वो नाइट्रोजन बेस, इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन बेस हो जाएगा और यहाँ पर ये शुगर इस तरह से यहाँ जुड़ी होगी और यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ होगा जो यहाँ वाले OH ग्रुप से जुड़ा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल, जैसे यहाँ से जा रहे हैं यहाँ फॉस्फेट ग्रुप बाहर की तरफ, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप बाहर की तरफ, तो इसके चारों तरफ बाहर की तरफ है जो फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। मॉडल के अनुसार जो हेलिकल फॉर्म बनती है डीएनए की वो द्विकुंडलित होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक दूसरे के अपोजिट पाई जाती हैं, और इस जो कुंडली बनती है, ये कुंडली बनती है, हेलिक्स बनता है, उसकी चौड़ाई है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो कुंडली डीएनए की होती है उसकी एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 34 एंगस्ट्रॉम में एक हेलिकल में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, अतः 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरह से ये हमारा एक डीएनए मॉडल है जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। नॉर्मली हमारे शरीर में बी डीएनए पाया जाता है। बी डीएनए होता है जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर का होता है, जो वॉटसन क्रिक मॉडल है वो बी डीएनए का मॉडल है, ठीक है ना। बी डीएनए के बारे में एक्सप्लेनेशन करता है। और यदि हम देखें तो हमारे में काफ़ी जगह जैसे कुछ मिस्टेक्स होते हैं, कुछ एरर होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें बी डीएनए ए डीएनए में चेंज होने लगता है या जेड डीएनए बन जाता है। तो जेड डीएनए और बी डीएनए इन दोनों को हम देखते हैं, तुलना करते हैं कि तो इनमें लगभग सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर एक राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है ना। बी डीएनए राइट हैंडेड होता है, जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है। मतलब यदि बी डीएनए को उल्टा कर दिया जाए बिल्कुल घुमा के तो वो जेड डीएनए बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नियमित श्रृंखला का निर्माण, नियमित कुंडली का निर्माण नहीं कर पाता है जेड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस पेयर है वो आमने सामने नहीं रह पाते, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और वो एक दूसरे की लाइन से नहीं दूसरी लाइन में भी जाके बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह से जिगजैग फॉर्म यहाँ पर डेवलप हो जाती है। नाइट्रोजन बेस पेयर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं जो कि बी डीएनए में पाए जाते हैं, जबकि जेड डीएनए में ये ज़्यादा होते हैं। और इसकी चौड़ाई भी जो विड्थ है बी डीएनए की वो चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि उसकी 20 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होती है। तो इस तरह से यदि हम मॉडल ए बी एंड जेड को देखें तो हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ये डीएनए इस तरह का होता है, फिर ये डीएनए थोड़ा सा और मोटा होता है और फिर ये डीएनए और थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये चौड़ाई बढ़ती है, बेस पेयर भी यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक मॉडल हो गया। इसके बाद में डीएनए के प्रमुख लक्षण जो निकल के आते हैं वो ये हैं कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन क्षार अर्थात 2 फैमिली ऑफ नाइट्रोजन बेस पाई जाती हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन के 2 मेंबर होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, जबकि पिरिमिडिन के 3 मेंबर होते हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। डीएनए के अंदर दोनों फैमिली के 2 मेंबर होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, थायमिन। और डीएनए के अंदर एडेनिन है वो थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ा होता है, जबकि साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है। डीएनए बनने के लिए 3 बॉन्ड बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो कि फॉस्फेट समूह को राइबोज शुगर से, डीऑक्सीराइबोस शुगर से जोड़ने का काम करता है। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोस शुगर के बीच में पाया जाता है। जो हम यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर ये जो पाया जाता है वो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसके बाद नाइट्रोजन क्षार के बीच में जो ये बॉन्ड पाया जाता है वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन बेस के बीच में पाया जाने वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये 3 बंध पाए जाते हैं डीएनए को स्टेबल रखने के लिए, ताकि डीएनए स्टेबल रहे और अपने सूचनाओं को जीन के रूप में अपने पीस ऑफ टुकड़े, ये जो जीन है सीक्वेंस है वो यही होती है। जैसे एक कुंडली की संरचना, ये जीन, अब यही कह सकते हैं हम ए
C, T एंड G। तो ये एक सीक्वेंस हो गई, तो ये एक जीन भी कहलाती है। तो इन्फॉर्मेशन इसी में होती है। तो ये आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम भी DNA करता है। इसके बाद हम DNA रेप्लिकेशन की DNA यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कुंडली के बिल्कुल एंटी पैरेलल दूसरी कुंडली पाई जाती है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये DNA एक सेल से DNA पाया जाता है एक कोशिका के एक केंद्र में। लेकिन जब इसे इस कोशिका से दो सेल बनती हैं तो DNA किस तरह से इस सेल में भी जाता है और इस सेल में भी जाता है, इसे कहते हैं प्रतिकृतिकरण। अपनी प्रति को वापस से क्रियाकारक करने लायक बनाना, दो कॉपी में बनाना प्रतिकृतिकरण कहलाता है, DNA रेप्लिकेशन। तो ये प्रोसेस हम पढ़ते हैं कि DNA, इसका मतलब कि एक सेल पैतृक पीढ़ी से, पैतृक सेल से और प्रोजेनी सेल के अंदर DNA किस तरह से अपने आप को डिवाइड करके जाता है, आधा जाता है, पूरा जाता है, कॉपी करके जाता है, किस तरह से जाता है वो हम देखते हैं DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन, DNA प्रतिकृतिकरण। DNA प्रतिकृतिकरण, DNA रेप्लिकेशन। वॉटसन क्रिक द्वारा जो सूचना दी गई, जिसमें वॉटसन क्रिक मॉडल दिया गया, उसमें हम देखते हैं कि जो दो कुंडलियां हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, है ना। यहाँ पर हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि जैसे A T के बीच में होते हैं और C और G के बीच में होते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध के द्वारा जब ये जुड़े होते हैं तो ये हम कहते हैं कि ये दो कुंडलियां एक दूसरे से अलग अलग हो सकती हैं। एक कुंडली दूसरी कुंडली, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट सकती है, तो ये दोनों कुंडलियां अलग अलग हो सकती हैं, तो ये एक कॉपी जैसे मान लो यहाँ से अलग हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि टूट जाए तो ये एक कुंडली हो गई 5 प्राइम और 3 प्राइम, और दूसरी कुंडली अलग हो गई जो 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो यहाँ पर ये जो कुंडली अलग हुई, ये कुंडली जो अलग हुई वो हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से हुई। तो अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया कि ये कुंडली टूटती कैसे है और किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो मेल्सन एवं स्टाहल, मेसल्सन एवं स्टाहल, उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया। इन्होंने क्या कहा कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसका आइसोटोप, वैसे नाइट्रोजन आइसो N14 है नाइट्रोजन का 7 इसका क्रमांक है, 14 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसका आइसोटोप क्या हुआ N15 होता है क्योंकि इसका न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा हुआ, न्यूट्रॉन नंबर इसमें कितने होंगे न्यूट्रॉन के 8,
इसमें होंगे न्यूट्रॉन नंबर 7, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, इन दोनों का वेट बराबर 14, क्योंकि ये नेग्लिजिबल इसे हटा दिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर 7, प्रोटॉन बराबर 7, तो ये वेट कैंसिल और ये वेट 15, तो ये 15। इसका मतलब N15 है वो भारी होता है और N14 है वो हल्का होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। इन्होंने कहा कि हम N14 और N15 को उपयोग में लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजन इस डीएनए के अंदर चला जाता है। डीएनए के अंदर चला जाता है क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्षार है, हमने देखे थे कि नाइट्रोजन क्षार के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन पाई जाती है। 1 2 3 4 5 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन पाए जाते हैं यदि हम एडेनिन की बात करते हैं तो इसलिए 5 नाइट्रोजन में यदि हम इस टाइप के ई कोलाई को, यदि हम एक ई कोलाई लें और उसको संवर्धन माध्यम ई कोलाई, इसके अंदर N14 पाया जाता है, N14, इसके डीएनए में N14 पाया जाएगा। अब इस संवर्धन माध्यम में हम इसको N15 देते हैं और हमने ई कोलाई दिया जिसमें N14 था। ये इसमें ग्रो करता है तो इसमें बहुत सारे ई कोलाई बन जाते हैं, तो उन सब के अंदर N15 आ जाता है, N15 आ जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए हो गया। इसमें N15 डीएनए इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि N15 देने से ई कोलाई के अंदर N15 आ जाता है, N15 जो नाइट्रोजन है वो उसके डीएनए में आ जाता है। और जब हम इसकी पीडी का, जैसे यहाँ से हम ई कोलाई को लेके ई कोलाई का डीएनए एक्सट्रैक्ट करके और उसको ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स में, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूज करना, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये ग्रेडियंट, और यहाँ होता है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम इसको डिजोल्व करते हैं, इसके डीएनए को डिजोल्व करते हैं। डिजोल्व करने के बाद इस सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसमें सैंपल डाल के ऐसे घुमाया जाता है और वो अपनी डेंसिटी, अपने भारीपन हल्केपन के आधार पर अलग अलग जगह पर रुक जाता है, अलग अलग जगह पर होता है। और यहाँ पर जो इसका परसेंटेज आता है सेंट्रीफ्यूगेशन में परसेंटेज, वो उसके डीएनए के परसेंटेज के बेस पर बिल्कुल समानुपाती होता है, पैरेलल होता है, उतना ही परसेंटेज उसमें डीएनए वैसे पाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस डीएनए को लिया और इसको N15 जो मीडिया है वो संवर्धन माध्यम है वो दिया उसको, संवर्धन माध्यम में देने के बाद में इस डीएनए के अंदर N15 भी इनकॉर्पोरेट हुआ। इसके बाद में हमने इसका डीएनए लिया और सेंट्रीफ्यूज किया सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर सबसे भारी है, इसका मतलब भारी है, वहाँ पर N15 इस तरह का डीएनए पाया गया। यहाँ पर बीच में N15 और N14 पाया गया, यहाँ ऊपर N14 और N14 पाया गया। तो ये दोनों कुंडली में यदि N15 आ गया तो ये भारी हो गया, N15 पाया गया। यहाँ पर दोनों कुंडलियों में से एक कुंडली में N15 था, N14 था, तो ये यहाँ पर हाफ हो गया, हाइब्रिड हो गया। और यहाँ पर N14 रहे तो ये हल्का हुआ, तो जो ऊपर पाया गया। इस तरह से 3 परत बन जाती हैं। और मेसर्सन एवं स्टॉल ने कहा कि डीएनए द्विकुंडली संरचना होती है जो कि अलग होती है, हाइड्रोजन बंध तोड़ने के बाद में अलग होती है। अलग होने के बाद में ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे
कोशिका में, मतलब अलग अलग कोशिकाओं में ही जाती हैं, अलग अलग कोशिकाओं में जाती है। तो इसका मतलब डीएनए आधा संरक्षित होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने पर, यहाँ से देखें तो एक डीएनए यहाँ गया और एक डीएनए यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये डीएनए ठीक है, यहाँ पर इस तरह का डीएनए है जो इसमें पाया जाता है। ऐसा हो गया। इसके बाद में इस डीएनए ने अपना नया सिंथेसिस किया, डीएनए नया सिंथेसिस किया, तो इसने अपना नया सिंथेसिस कर दिया, और इसने अपना नया सिंथेसिस किया, इस तरह से बन गया, ठीक है। इसके बाद में ये डीएनए भी, नेक्स्ट ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन, ये हमारी सेकंड जनरेशन, और ये हमारी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या है कि ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, और यहाँ पर हम देखें तो ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि एक पीढ़ी में जो हमारा एक डीएनए था वो एक पार्ट, उसका एक श्रृंखला है वो एक पीढ़ी में आ गई, दूसरी श्रृंखला है दूसरी पीढ़ी में चली गई। इसका मतलब इसके पास में, अब इस सेल के पास में और इस सेल के पास में, यदि एक सेल थी, इस सेल से डीएनए इसमें आ गया और इस सेल से डीएनए इस सेल में आ गया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पुराना है वो तो ओल्ड है, ये ओल्ड डीएनए है, और एक ये न्यू डीएनए है। यहाँ पर ये ओल्ड है और ये न्यू है। इसका मतलब यह है अर्ध संरक्षी विधि कहलाती है डीएनए की, आधा संरक्षित रहता है किसी में भी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे आधे लक्षण हैं वो, मतलब यहाँ पर एक आया तो यहाँ पर यदि इसके हमारे आधे लक्षण है वो हमारी माता से मिलते हैं, आधे लक्षण हमारे पिता से मिलते हैं, मतलब अर्ध संरक्षी विधि आधे संरक्षण। अब हमारा यदि हमारे डीएनए से और हमारे संतति में जाएगा तो हमारा आधा ही जाएगा और आधा उसकी मदर का आएगा। तो इसका मतलब कि हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए ट्रांसफर होता है वो आधा ट्रांसफर होता है और आधा वो खुद जनरेट करता है, तो अर्ध संरक्षी विधि कहलाती है ये डीएनए की। ऐसा इन्होंने मेसलसन एवं स्टोवर ने एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया, जो कि सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, इसमें N15 माध्यम लेके और N15 माध्यम को ई कोलाई को ग्रो करवाया, और जब उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया, ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में हमने सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, डीएनए उसमें डिजोल्व किया और सेंट्रीफ्यूज किया, तो उसमें 3 लेयर मिली, जहाँ पर N15, N14 हाइब्रिड और N14, ये 3 तरह की लेयर मिली, और इससे सिद्ध होता है कि डीएनए हाइड्रोजन, डीएनए की द्वि कुंडली हैं वो अलग होती हैं और डीएनए अर्ध संरक्षी होता है, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक है वो डीएनए के रेप्लिकेशन, वाटसन-क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए ये होता है। इसमें हम रेप्लिकेशन को और आगे पढ़ेंगे और इसके कैरेक्टर देखेंगे, डीएनए के क्या होता है, किस तरह से रेप्लिकेशन कर पाता है। अर्ध संरक्षण विधि अभी हमने सीखी, और मेसलसन एवं स्टोवर ने ये एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया कि ये सही में आधा डीएनए कोशिका अपने पास रखती है और आधा डीएनए आगे वाली सेल में भेजती है, ठीक है। थैंक यू।